आजकल यह रीति हो गई है कि जीवन में बच्चों की असफलता के लिए लोग उनके माता पिता ने उसे ठीक शिक्षा नहीं दी ऐसा मानते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर जॉन केपलर को बहुत बुरा होना चाहिए था, क्योंकि उनके माता पिता बहुत खराब थे। उनके पिता हेनरी बहुत भाग्यशाली सिपाही थे जो अपने सर्वाधिपति उर्तमबर्ग के ड्यूक की सेना में साधारण कर्मचारी था। बाद में अपने पुत्र की परवाह किए बिना वह हॉलैंड की फौज में भर्ती हो गया। जॉन केपलर की मां कैथरीन भी अच्छी माता नहीं थी। जॉन केवल 3 वर्ष का था तो वह चेचक से मरते मरते बचा, और वह बीमारी से अच्छा हुआ तो मालूम हुआ कि उसकी दृष्टि पर इसका काफी प्रभाव पड़ा है और उसके हाथ भी बड़े कमजोर हो गए हैं। 1 या 2 दिन रहकर घर से भाग गई उसकी मां। वह अपनी पति की भांति ही थी। उसमें अपने पुत्र के लिए वह स्नेह न था जो एक माता को अपने पुत्र के लिए होना चाहिए। अपने 12वें वर्ष में जॉन एक दूसरी अनिष्टकारी बीमारी से मरते मरते बचा। इसके कारण और चेचक की पहली कमजोरियों से यह निश्चय किया कि उसे बिजनेस में लगना बेकार है, विशेषतः ऐसे व्यापार में जिसमें हाथ की कुशलता की आवश्यकता थी। किंतु वह जर्मन लड़कों से बहुत अधिक तेज था, इससे उसे पाठशाला भेजा जाने लगा। कुछ समय पश्चात उसके पिता सारा धन गंवाकर हॉलैंड आ गए। आजीविका के लिए उसने सराय खोली और जॉन को इस कठिन काम में हाथ बटाने के लिए पाठशाला से अलग कर दिया गया। शायद बेचारा लड़का हाथ से अधिक काम न कर सकता था, इसलिए उसे पुरोहित बनाने के विचार से फिर स्कूल भेज दिया। समय पर ही वह विद्यार्थियों को याजक पद के लिए तैयार करने वाला विद्यालय में भर्ती हो गया। उच्च परीक्षा के फलस्वरूप 17 वर्ष की अवस्था में वह ट्यूबिंजन विश्वविद्यालय में, जो जर्मनी में था, प्रवेश पा गया। वहां पर उसने सबसे पहले कोपरनिकस के बारे में सुना। उसने उस महान पुरुष के कृतियों का अध्ययन किया और उनसे इतना पुलकित हुआ कि उसने उसके मार्ग का अनुसरण करने का विचार किया। इसलिए बड़ी अनिच्छा से उसने पुरोहित बनने का विचार छोड़कर गणित विज्ञान को अपना लिया। केपलर को गणित के प्रदर्शनों में अलौकिक सौंदर्य की मोहिनी दिखाई पड़ती थी। उसे कोपरनिकस के गणित में इतना आनंद आता था जितना कि और लोगों को ग्रैंड कैनन के डूबते सूर्य के समय देखने में आता था। गणित में प्रतिभावान होने के कारण ग्रेटज विश्वविद्यालय में उच्च पदस्थ विज्ञान के अध्यापक का स्थान मिल गया, जिसकी वृत्ति अल्प थी। जब उसने काम करना प्रारंभ किया उस समय वह विज्ञान के विषय में बहुत कम जानता था, किंतु इस क्षेत्र में जर्मनी में कुछ ही विद्वान उससे अधिक ज्ञान रखते थे। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप की दीक्षा की दशा बहुत अच्छी थी, जिससे इस नवयुवक ने पहला काम प्राचीन ज्योतिष के अध्ययन का किया, जैसा कि विद्वानों ने इस विषय में लिखा था, विशेषकर यूनानी ज्योतिषी टॉलेमी ने। किंतु केपलर इस स्थान पर अधिक दिनों तक न रहा। धार्मिक मतभेद के कारण उस विश्वविद्यालय को उसे छोड़ना पड़ा। उसने सौरमंडल पर किसी प्रकार से एक पुस्तक लिखी, जिसकी प्रतियां गैलीलियो तथा डेनमार्क के ज्योतिषी टाइको ब्राहे को भेजी गई। टाइको ब्राहे प्रथम आधुनिक ज्योतिषी था जिसने ग्रहों की गति के कुछ ठीक आंकड़े लिखे। टाइको ने इस नवयुवक खगोल शास्त्री पर विशेष दया दिखाई और उसे प्राग आने के लिए निमंत्रित किया, जहां वह सम्राट की सेवा में रहता था। उसने केपलर को सम्राट से मिलाया और उसकी बड़ी प्रशंसा की। इसके फलस्वरूप यह नवयुवक टाइको ब्राहे का सहायक नियुक्त हो गया और उसे राजकीय गणितज्ञ की उपाधि से विभूषित किया गया। केपलर के लिए यह ईश्वर प्रदत्त सहायता थी, क्योंकि उस समय उसके पास एक भी पैसा न था और वह कोई भी काम नहीं कर रहा था। किंतु राजकीय गणितज्ञ की उपाधि उसके वेतन से बड़ी थी। वास्तव में वह अपनी जीवन पर्यंत गरीब ही रहा। 26 वर्ष की आयु में उसने एक विधवा से विवाह किया जो जायदाद की उत्तराधिकारिणी भी थी, किंतु इससे भी उसे कोई आर्थिक लाभ न हुआ, क्योंकि उस महिला के संबंधियों से सफलतापूर्वक लड़कर सब धन उससे दूर ही रखा। इस बीच में राजकीय गणितज्ञ के रूप में पुनः उसका कार्य फलित ज्योतिष ही हुआ। उसे सम्राट और ड्यूक बेलनेस्टाइन के लिए कुंडलियां या भाग्य के लेखे बनाने पड़ते थे। यह ड्यूक
30 वर्ष के युद्ध में, जो बाद में प्रारंभ हुआ था, सेनापति के रूप में संसार में प्रसिद्ध हुआ और भी बहुत से प्रसिद्ध लोग उसके यहाँ इसी फलित ज्योतिष के काम से आते थे। इस प्रकार केपलर ने अपने वेतन की कमी की पूर्ति व्यक्तिगत कार्यों से होने वाले आय से कर ली। उसका कर्तव्य कर्म फलित ज्योतिष का क्षेत्र था, किंतु उसके वास्तविक कार्य का क्षेत्र खगोल शास्त्र था। गैलीलियो ने केपलर द्वारा प्रेषित उपहार की उसकी प्रथम पुस्तक का बढ़ाकर स्वागत किया और 1610 में केपलर को उस इटालियन खगोल शास्त्री के सुप्रसिद्ध दूरदर्शक यंत्र से देखने का प्रोत्साहन विशेषाधिकार प्राप्त हुआ। इस अनुभव ने जॉन केपलर को प्रकाश विज्ञान का गंभीर अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया, जिसका उसे बहुमूल्य परिणाम भी निकला। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।